बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 8 की, जिसके 2 भाग हमने पूर्ण कर लिए। वहीं बच्चों उन दोनों भागों में हमने देखा कि किस प्रकार से जो लोहा है और लोहे के द्वारा जो नए नए उपकरण और औजार निर्मित किए जा रहे हैं, और राजाओं के द्वारा जो प्राचीन समय में कृषि व्यवस्था के अंतर्गत जो सिंचाई व्यवस्था में परिवर्तन किए जा रहे हैं, नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, और इनके परिणाम स्वरूप जो कृषि व्यवस्था है और राजाओं के कर में जो वृद्धि होती है, उसके द्वारा कहीं न कहीं गांवों के साथ साथ में जो नगर भी है वो शक्तिशाली हो रहे थे। वहीं बच्चों आगे हमने देखा कि इन नगरों में जल निकासी की जो व्यवस्था है वो वलय कूप के आकार में हमने देखी कि किस प्रकार से वहाँ से जो गंदे जल की निकासी होती थी। वहीं हमने पीछे के भागों में देखा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है उनसे, और जो इस प्रकार के जो नगर मिल रहे हैं उनमें किस प्रकार से जो जल निकासी की व्यवस्था उनमें अंतर था। और जो इन नगरों से जो चांदी और तांबा के जो प्राचीन सिक्के मिले हैं उनको आहत के नाम से जाना जाता था। वहीं बच्चों हम भाग 3 में बात करेंगे कि ये जो नगर है यहाँ पर विभिन्न गतिविधियां कौन कौन सी होती थी, अर्थात अनेक गतिविधियों के केंद्र के रूप में क्या है नगर की भूमिका किस प्रकार से है, तो वो हम भाग संख्या 3 में देखेंगे। शुरू करते हैं। मथुरा नगर की बात करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं बच्चों कि यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यह उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले व्यापार और यातायात के जो 2 मुख्य रास्ते थे उनके ऊपर स्थित था। अर्थात बच्चों जो मुख्य मुख्य 2 रास्ते थे भारत के, या फिर बात करें कि उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए, तो जहाँ पे ये दोनों रास्ते मिलते थे वो नगर था मथुरा। अर्थात इस नगर का यातायात की दृष्टि से क्या था, सर्वाधिक महत्व भी था। शहर के चारों तरफ बात करें कि किलेबंदी थी, और जिसमें क्या थे अनेक मंदिर भी यहाँ पर स्थित थे। अर्थात मथुरा क्या है बच्चों, मंदिरों की दृष्टि से देखें तो एक धार्मिक नगर भी है। शहरी लोगों के लिए आसपास में रहने वाले जो किसान लोग और पशुपालक लोग हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, इन जो शहरों के लिए भोजन की और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का कार्य कर रहे हैं। कौन, कि जो आसपास के क्षेत्रों में जो किसान और पशुपालक वर्ग के जो लोग रह रहे हैं वो। यह शहर बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाने का केंद्र रहा था। मथुरा एक प्रमुख धार्मिक नगर भी रहा है। बच्चों यहाँ देखें धार्मिक दृष्टि से तो बौद्ध विहारों के साथ साथ में जैन मंदिर, और इनके साथ साथ प्रमुख रूप से ये क्या है, कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र भी रहा है। तो बच्चों जो मथुरा नगर है ये मूर्ति कला बनाने या फिर मूर्तियों को निर्माण करने का सबसे प्राचीन और मुख्य नगर माना जाता है। और यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के साथ साथ में कृष्ण भक्ति का भी क्या है, ये एक प्रमुख नगर है। इसीलिए बच्चों इस नगर को क्या कहते हैं, धार्मिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से मिले प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेकों अभिलेख मिले हैं, जिनसे हमें इन मंदिरों और जो मठ होते हैं उनको दिए जाने वाले दान के बारे में पता चलता है कि इन मंदिरों और मठों में राजाओं के द्वारा या फिर धनी वर्ग के द्वारा किस किस प्रकार का कितनी कितनी मात्रा में दान दिया जाता था। वो यहाँ से मिले जो अभिलेख हैं उनसे हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। अब देखें बच्चों जो शिल्प और शिल्पकार है कि कौन कौन से यहाँ पर कार्य होते थे, तो देखें पूरा स्थलों से मिले जो शिल्प के नमूनों में मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। इनके ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिलने के कारण इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। अब देखें बच्चों यहाँ से जो विशेष प्रकार के पतले और सुंदर बर्तन मिले ये उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में होने के कारण, और इनका रंग काला है, और इनके ऊपर एक विशेष प्रकार की परत चढ़ा के इनको चमकीला बनाया जाता था। इसलिए इनको किस नाम से जानते हैं कि उत्तरी काले चमकीले पात्र। अर्थात इस क्षेत्र में मिलने वाले जो मृत भांड या पात्र हैं उनको उत्तरी काले चमकीले पात्रों के नाम से जाना जाता है। अब एक टर्म है बच्चों श्रेणी। यहाँ देखें श्रेणी से क्या तात्पर्य है कि अनेक शिल्पकारों और व्यापारियों के द्वारा अपने अपने संघ बनाए जाने लगे, और ये संघ ही क्या है, श्रेणी कहलाते थे। बच्चों बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो हम देखते हैं कि बाजार में विभिन्न व्यापारियों के द्वारा व्यापार संघ बनाए जाते हैं, व्यापार मंडल बनाए जाते हैं, और इन व्यापार मंडलों का कार्य होता है व्यापारियों के हितों की रक्षा करना, और व्यापारियों के द्वारा जो कार्य या फिर व्यापारियों को जो कठिनाई आ रही व्यापार करने में वो कठिनाइयों को दूर करना। तो देखें ये भी क्या है, एक तरह से संघ है, और इसका कार्य है शिल्पकार और व्यापारियों के हितों की रक्षा करना। इसके अलग अलग कार्य कौन कौन से देखें बच्चों, अर्थात ये जो व्यापारियों या शिल्पकारों का जो संघ है, इस संघ अर्थात
इसे श्रेणी के नाम से जानेंगे। तो इस श्रेणी के कार्य क्या क्या है कि शिल्पकारों की इन श्रेणियों का कार्य क्या है कि प्रशिक्षण देना, कच्चे माल को उपलब्ध करवाना और तैयार माल को वितरित करना। अर्थात ये जो श्रेणी है, जो एक संघ है, ये क्या करता है बच्चों, व्यापारियों और जो शिल्पकारियों के द्वारा जो तैयार माल किया जाता है उस तैयार माल को वितरण करना, तैयार माल को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उस कच्चे माल को उपलब्ध करवाना और इन कारीगरों को क्या देना, प्रशिक्षण देना। तो इस प्रकार के जो विभिन्न कार्य हैं ये किसके द्वारा किए जा रहे हैं, व्यापारियों के संघ अर्थात इस श्रेणी के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं व्यापारियों की श्रेणियां मुख्यतः व्यापार का संचालन भी करती थी और बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो श्रेणी है वो व्यापार के संचालन के साथ साथ में बैंकिंग अर्थात जो धन के लेन देन और धन के निवेश से संबंधित जो कार्य है वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब बैंक के संबंध में देखें तो बैंक के रूप में इनका कार्य क्या था कि लोगों के धन को क्या करना, जमा करना और उसे निवेश करके जो लाभ मिलेगा उस लाभ के हिस्सों को क्या करना, विभिन्न अनुपात में बांट दिया जाना होता था। तो ये क्या है बच्चों, श्रेणी के जो कार्य हैं किसके रूप में, एक बैंक के रूप में। अर्थात ये क्या करेंगे, लोगों के धन को क्या करेंगे, जमाएं स्वीकार करेंगे और उन जमाओं को क्या करेंगे, दूसरी जगह निवेश करके जो लाभ मिलेगा उस लाभ को विभिन्न अनुपातों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो ये कार्य किसके हैं, श्रेणी के कार्य हैं, जो इस समय क्या है, व्यापारियों और शिल्पियों का क्या है, एक प्रमुख संघ है। अब देखें बच्चों, अभी हमने बात की थी कि जो उत्तरी काले और चमकीले पात्र है, अब देखें कि इनका निर्माण किस तरीके से किया जाता था कि ये एक कठोर चाक पर निर्मित और धातु की तरह दिखने वाले और चमकदार काली सतह वाले क्या है, पात्र हैं। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की जो बाहरी सतह है उसका रंग कैसा हो जाता बच्चों, काला हो जाता। इनकी सतह काले रंग की होने के कारण इनको काले मृद पात्र, वहीं उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से से प्राप्त होने के कारण उत्तरी काले और चमकीले मृद पात्र के नाम से जाना जाता है। अब देखें बच्चों, इनकी सतह पर चमक किस प्रकार से आती है, तो इस पर क्या है कि एक पतली काली लेप लगाई जाती थी और जो इस बर्तन को शीशे के जैसी चमक प्रदान करती थी। इसीलिए इन बर्तनों का नाम बच्चों क्या रखा गया, उत्तरी काले चमकीले मृद पात्र रखा गया। अब देखें कि जो सूत कातने और बुनने के नियम हैं उनको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। और जो हमने पीछे के अध्यायों में एक ग्रंथ देखा था जिस ग्रंथ का नाम था बच्चों अर्थशास्त्र। अब आप बताइए कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है। उस ग्रंथ के रचयिता हैं चाणक्य, या फिर इनका दूसरा नाम था बच्चों कौटिल्य। चाणक्य या फिर कौटिल्य। चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र ग्रंथ में सूत कातने और बुनने के विभिन्न प्रकार के जो नियम है उनको यहाँ पर दिए गए हैं। देखें बच्चों कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती, इसके नियम देखें। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं को, सक्षम और अक्षम महिलाओं को, भिक्षुणियों को, वृद्धावेश्याओं को, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को यहाँ पर लगाया जा सकता है। अब ये बच्चों कार्य करने वाले लोग हैं कि किन किन से यहाँ से ये जो सूत और रेशम की जो कताई और बुनाई का कार्य है वो किया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार क्या दिया जाता था, पारिश्रमिक या फिर मेहनताना दिया जाता था। जिस प्रकार से ये लोग काम करेंगे उसी अनुपात में इनको क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल को उन्हीं के द्वारा पुनः भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकते हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें क्या मिलता था बच्चों, पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उन औरतों की तरफ देखता है तो और इधर उधर की बातें करता है तो उसे क्या मिलनी चाहिए बच्चों, सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे क्या देना होगा बच्चों, जुर्माना देना होगा। और इसके लिए जुर्माने के रूप में क्या करते थे, कभी कभी इन कारीगरों या इन औरतों का अंगूठा भी काट लिया जाता था। तो इसमें हमने देखा बच्चों की जो ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर निकलने की अनुमति उन्हें नहीं होती थी वो क्या करती थी, अपनी दासियों के द्वारा
कच्चे माल को मंगवाकर तैयार माल को उन्हीं के द्वारा भिजवा दिया जाता था। अब देखें कि इसमें एक और दिया गया है कि अगर ये महिलाएं अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं होती थी तो इन्हें जुर्माने के रूप में अपने हाथ का जो अंगूठा है वो भी काट के देना होता था। अब देखें एक नगर है अरिकामेडु, जिसका क्या करेंगे सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु नगर बच्चों हमने देखा था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर एक क्षेत्र था और इस क्षेत्र का नाम था अरिकामेडु। ये एक बच्चों तटीय नगर है। अरिकामेडु क्या है? तटीय नगर है। अब देखें यहाँ से लगभग 2200 से 1900 वर्ष पूर्व अरिकामेडु क्या था बच्चों? एक पतन था, अर्थात एक बंदरगाह था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो क्या है, संभवतः वहां पर गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिसमें शराब या फिर तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। अब एम्फोरा क्या है बच्चों? कुछ इस प्रकार के पात्र हैं कि जिनके दोनों तरफ क्या है, हत्थे लगे हैं इनको पकड़ने के लिए, और इस प्रकार के जो विशेष पात्र हैं जिन्हें एम्फोरा के नाम से जाना जाता है, ये यूरोप के जो भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश है वहां पर मिलते हैं। इसे पकड़ने के लिए दोनों तरफ क्या है बच्चों, हत्थे लगे हुए होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एम्फोरा पात्र कहते हैं। इटली के एक शहर की बात करें जिसका नाम है एरेटाइन। एरेटाइन के नाम से प्रसिद्ध मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी यहाँ से मिले हैं। तो बच्चों इससे स्पष्ट है कि अरिकामेडु नगर का इन क्षेत्रों के साथ भी क्या रहा होगा, व्यापारिक संबंध रहा होगा। इन्हें मोहर लगे सांचों पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। यहाँ से शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में भी मिले हैं। तो बच्चों ये देख सकते हैं कि जो सिक्के और ये यहाँ से किस प्रकार से हमें मिले हैं। अन्यत्र की बात करें तो बच्चों रोम एक यूरोप का सबसे प्रसिद्ध और पुराना शहर भी है। रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक, और इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। अब बच्चों ये बात हो रही है लगभग 2500 वर्ष पूर्व। इससे पहले भी बच्चों एक बार हमने देखा था कि नगरों का विकास हो चुका है, और वो नगर क्या हो चुके थे, उजड़ चुके थे। और वो नगर हमने देखा था सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता के नगर, जिनका विकास 4700 वर्ष पूर्व में लगभग हुआ था। वहीं बात करें गंगा के मैदानों में तो ये नगर हो रहे हैं 2500 वर्ष पूर्व में यहाँ पर बस रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। और इन्हीं के समकालीन कौन है बच्चों? यूरोप का जो रोम साम्राज्य है वो इनके क्या है, समकालीन है। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की क्या है, राजधानी थी। ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक इसका क्या था, फैला हुआ क्षेत्र था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक शासक हुए थे जिनका नाम था ऑगस्टस। ऑगस्टस ने क्या किया बच्चों, करीब 2000 साल पहले शासन किया था, और उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवा दिया। अर्थात यहाँ पे ऑगस्टस का कहने का अर्थ है बच्चों कि जो रोम में जो स्थापत्य कला का जो विकास है, और ईंटों के स्थान पर इन्होंने किसको तवज्जो दिया, मार्बल अर्थात संगमरमर को तवज्जो दिया। तो ये कह रहे हैं कि रोम क्या था, ईंटों का शहर था जिसे मैंने क्या कर दिया, संगमरमर का बना दिया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल, जो एम्फी थिएटर या फिर जो रंगमंच जिनके ऊपर क्या किया जाता है, नाटक आदि करतब दिखाए जाते हैं, उनका निर्माण करवाया। इनके चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी, और यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए क्या थी, अलग अलग समय में स्नान करना निर्धारित था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते। बड़े बड़े जलवायु सेतु यानी एक्वाडक्ट के जरिए इन शहरों के स्नानागारों, फव्वारों और जो गुसलखाने हैं उनमें पानी लाया जाता था। और जो बच्चों ये डायग्राम है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो ये नगर है रोम, उसमें ऑगस्टस नामक जो शासक है उसने क्या किया, विकास किया है, और इस प्रकार के स्थापत्य कला का नमूना हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों ये भाग और यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।